पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से ऐसे पत्रकार जो कि निष्पक्ष तरीके से हर किसी की पोल खोलते हैं, उनके ऊपर एफआईआर के क्रम किए जा रहे हैं। मेरे साथ में अंकुर आर्य हैं जो सत्य सनातन नाम का चैनल चलाते हैं। बहुत ही पॉपुलर चैनल है और बहुत ही पॉपुलर ये शख्सियत है। मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर से ज्यादा इनको लोग जानते हैं और इनके ऊपर भी कई सारी एफआईआर हुई है। कई छोटे मोटे नाम है राजस्थान के अंदर जिनके हाथ पांव तोड़े गए, पुलिस उठा के ले गई, कई सारी उनके ऊपर एफआईआर की गई। और ये जो चरणबद्ध तरीके से 6 से 8 महीने के अंदर चल रहा था, मैं खुद आज 300 दिन के बाद में आपके सामने आया हूं, ये उस बात का सबसे बड़ा सबूत है। मगर एक और बात है, जिस प्रकार से पिछले 6-8 महीने के अंदर डरने वाले पत्रकार कांग्रेस के जाके चले गए या फिर मेरे जैसों को चुप करा दिया गया, उसका असर यह हुआ कि जितने भी प्रोपेगेंडा फैलाए गए वो सारे के सारे कोई एक्सपोज नहीं कर पाया। और इसका फायदा विपक्ष के वो दल जो कि इंदिरा गांधी की दुर्दांत डिक्टेटरशिप के नस्ल हैं, वो ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहे। और पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होते हुए भी, लोकतंत्र की हत्या होते हुए भी बीजेपी चुप रही। उन्होंने एक प्रकार से कांग्रेस का साथ दिया, जिसका खामियाजा वो खुद उठा रहे हैं। अंकुर आर्य जी, अजीत भारती के ऊपर एफआईआर हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये है, जिस टाइम दूसरी विजय हुई 2019 में, उस टाइम पूरे के पूरे विपक्ष ने ये बात को बैठ करके देखा और उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा लगाया, पूरे मतलब आंकड़े निकाले कि भाई ये लोग बार बार क्यों जीत रहे हैं, कौन है इनकी बात को लोगों तक पहुंचाने वाला। फिर मैं आपको बताऊं कि 14 अलग अलग बड़े बड़े नेताओं ने, जो कि अलग अलग पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और बड़े नेता भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, उनमें से सीएम्स भी हैं, उन्होंने फिर जो गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उसको एक लेटर लिखा और उसमें कहा गया कि इन लोगों को डाउन किया जाए, ये जितने भी ऐसे लोग हैं उनको डाउन किया जाए। 2019 आते ही सबसे पहले उन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट शुरू किया था, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसमें कि उनको सबको पता था कि यहाँ के भारतीय मुसलमानों की कोई नागरिकता नहीं जा रही है। उनको पता था कि बाहर से आने वाले उन हिंदुओं को सिर्फ यहाँ नागरिकता मिलेगी जो बेचारे वहाँ सताए जा रहे हैं। अब आप मजेदार और या विडंबना की बात कहिए, ब्रेन वॉशिंग की पराकाष्ठा आप ये देखिए कि जो बाहर से दलित समाज के लोग यहाँ करके बस रहे थे, उनका विरोध कौन कर रहा था? सबसे ज्यादा दलित समाज के नेता कर रहे थे। और ये ब्रेन वॉशिंग है कांग्रेस की, जो 70 साल आजाद भारत में और उससे पहले भी वो जो अंग्रेजों से उन्होंने सीखा है कि फूटो, फूट डालो और राज करो, वो चीज इन्होंने यहां पर इंप्लीमेंट करी थी। उसके बाद में किसान आंदोलन तकरीबन 1.5 साल ऐसे इसी तरीके से चलता रहा। और इन सब चीजों को जो डिबंक कर रहे थे, इन जब चीजों को एक्सपोज जो कर रहे थे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा था, वो बीजेपी का आईटी सेल नहीं कर रहा था, वो हम और आपके जैसे जो पत्रकार थे, जो रिपोर्टर्स थे, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग थे, या जो घरों में बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके यूट्यूबर्स थे जो फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं, वो सारे काम कर रहे थे। इसलिए उनको टारगेट किया जाना बहुत जरूरी था। ये 2024 का जो चुनाव था, ये मान के चलिए आप, ये एकदम नेक टू नेक और ये जीवन मरण का सवाल बन चुका था पूरे कांग्रेस और पूरे विपक्ष के लिए। इस कारण से उन लोगों ने इस पूरे चुनाव को इस प्रकार से टारगेट किया और उसमें आने वाले जितने भी लोग थे, हमारे और आपके जैसे, सबको रौंद दिया गया। इसके पीछे चाहे जॉर्ज सोरोस की 8,000 करोड़ रुपए की फंडिंग जो पहले की गई थी वो हो, चाहे उसके बाद में चाइना के साथ में जो भी कुछ इनके समझौते हुए होंगे वो हो, ये पत्रकारों के ऊपर गाज गिरना, ये बहुत स्टार्टिंग, ये टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। अभी आप देखोगे कि 5 साल के दौरान कितने पत्रकारों को भी भेजा जाएगा। ये अजीत भारती आपका या मेरा अकेले का सीन नहीं है। जैसे नूपुर का एक विषय आया था, नूपुर ने एक किताब से कुछ चीज को कोट किया था, उनके ऊपर हर कोई टूट पड़ा। उसी प्रकार से अजीत भारती ने भी, जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, उनकी चीज को वैसा का वैसा बताया और अजीत भारती के पीछे सबके सब पड़ गए। जबकि उन जो नेता हैं प्रबोध कृष्णन जी, उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब वो तो सच बोल रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, फिर भी उनके पीछे पुलिस को लगा देना। मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया था, 9 महीने तक उसको अंदर डाल के रखा था, उस पर आई थिंक के रासुका भी लगा दी थी। जबकि उसने भी वो बात कही थी जो पप्पू यादव ने कही थी। पप्पू यादव क्योंकि कांग्रेस का या पूरे के पूरे चिंदी गठबंधन का बड़ा प्यारा है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत सारे अखबारों ने लिखा था कि भाई तमिलनाडु के अंदर बिहारी मजदूरों के साथ में पिटाई हो रही है, लेकिन अकेले मनीष को ही क्यों टारगेट किया था, हम उसको अक्सर भूल जाते हैं। उसको इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था जिसकी बात को बहुत ज्यादा लोग सुनते थे, उसके कहने का तरीका बहुत अच्छा था। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड की पराकाष्ठा है। इसमें कोई नुपुर शर्मा जी ने तो एक बात कह दी, लेकिन उनके जो मौलाना थे उन्होंने भी यही बातें कही थी। फिर भी नुपुर शर्मा को टारगेट करने का कारण यह है, वो एक लड़की है और लड़की को एक तो वो सॉफ्ट टारगेट आप कर सकते हो, दूसरा कि जिनके यहाँ पर बताया गया इस प्रकार से कि भैया लड़की तुम्हारे लिए एक भोग्या वस्तु है, सिर्फ
एक सामान है, तो उसको टारगेट करना बड़ा आसान रहता है। आपने देखा होगा कभी भी आप कोई भी बात कहोगे तो वो माँ बहन बेटी की ही गाली देंगे, क्योंकि उनका टारगेट ही उस तरीके का है। तो वो नुपुर शर्मा तो एक सिंपल, एक बहुत हल्का सा ये टारगेट था। और नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने वाले कन्हैया लाल जी हो चाहे उमेश कोहली जी हो, उनका देखिए आप क्या कर दिया गया, एक स्टेटस लगाने मात्र से। और दूसरी तरफ आप देखते हो हिमाचल प्रदेश में गाय को काटने वाले का वो स्टेटस लगाता है, लेकिन उसकी जो पिटाई भी नहीं होती, उसको किसी ने टच नहीं किया, लेकिन आउटरीच आप देखिए कितना जबरदस्त है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया इससे थोड़ा बाहर निकलिए। ये जो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बहुत जल्दी आते हैं हिंदू लोग, इससे थोड़ा बाहर निकलने की आवश्यकता है। गलती हमारी नहीं होती है, फिर भी हमें गलत सिद्ध कर जाता है, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है पहली बात तो, और दूसरी बात कि हमारे अंदर नॉलेज नहीं है कि हम अपनी बात को रिप्रेजेंट कैसे करें। अंकुर जी, ये बात तो मतलब कांग्रेस बीजेपी के बारे में आपने एक बहुत ही अच्छा एक जो है ना आपस के अंदर एक तालमेल किस प्रकार से नहीं बन पा रहा है, और देश के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में आपने बताया कि बीजेपी ये करना चाहती है, कांग्रेस ये बिगाड़ना चाहती है। मगर मैं निष्पक्ष रूप से आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी है वहां पर एक लोकतंत्र है और वो किसी पत्रकार के ना समर्थन में आती है ना किसी के ऑपोजिशन के अंदर आती है, वहीं पर कांग्रेस चुन चुनकर जब इन पत्रकारों को टारगेट कर रही है, खासकर अजीत भारती, और आपके ऊपर भी मैंने सुना कई सारे केस लगे हुए हैं, और आपको तो जी अच्छी जी, तरीके से आपके स्टेट में ही है। हाँ, हमारे स्टेट के अंदर राजस्थान के अंदर तो हर किसी के ऊपर वो लगाते हैं। मेरा जहां पे सच बोलने के कारण से हुआ है वो तो। हाँ जी। सच बोलने की सजा मिलती है ना। बिल्कुल। तो आप इन केस के अलावा मैं एक और चीज आपको बोलना चाह रहा हूं कि मेरे ऊपर तो मैं 2 बार जेल गया हूं, एक बार बीजेपी के और एक बार कांग्रेस के टाइम के अंदर, मतलब, और कहीं पर भी मेरा किसी भी बीजेपी के फेवर में या कांग्रेस के फेवर के अंदर कोई बयान नहीं है। हालांकि दोनों के अगेंस्ट के अंदर मैं बहुत ज्यादा जो है चीजों को निकाल के लेके आता हूं। मसला यही है, मसला यह है कि आप राइट विंग है चाहे लेफ्ट विंग है चाहे सेंटर है फॉरवर्ड है कुछ भी है, मगर सारी की सारी परेशानी कांग्रेस को क्यों होती है? और ये जो है यहां पर बीजेपी है या जो कोई भी दूसरे जो पत्रकार हैं, रवीश कुमार हैं, ये हैं वो हैं, ये सारे के सारे हमेशा एक राइट विंग को टारगेट करते हैं और अपने आप को निष्पक्ष बोलते हैं। निष्पक्षता का मायना क्या है, पैमाना क्या है, और क्या इसी तरीके से हम जो डर डर का जो माहौल बनाया जा रहा है, डरो मत कहकर ज्यादा डराया जा रहा है, इससे कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए, जो लोग कहते थे कि डरो मत, वो कह रहे हैं कि दूसरे की जबान बंद कर दो। और कांग्रेस का ये कारण इस तरीके से भी है क्योंकि वो लोग तो हमेशा इस बात को प्रचारित करते हैं कि देखिए प्रियंका जी की तो नाक जो है वो इंदिरा गांधी से मिलती है, इंदिरा गांधी का पोता। दादी की सब बात करते हैं लेकिन दादा की कोई बात नहीं करता, वो तो आप भी जानते हैं। और दादी ने किस प्रकार से कारनामे किए हैं वो भी सब जानते हैं। किस प्रकार से सबसे पहला उनका छापा ही पत्रकारों के ऊपर पड़ा था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी के बारे में जिन लोगों ने बताने का प्रयास किया, सारे के या तो उनको बाद में किसी तरीके से ठिकाने लगा दिया गया या फिर उनको जेल में ही ठूंस दिया गया, और जेल में से निकलने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा दिन तक बेचारे जी नहीं पाए, वो भी हम सब जानते हैं। तो ये लगाने का कारण ये है कि देखिए सर्वाधिक काल तक सत्ता में कांग्रेस रही है और कांग्रेस जानती है कि किस प्रकार से हमें शासन सत्ता चलानी है, किस प्रकार से हमें आवाज़ें दबानी है। यदि हम आवाज़ें नहीं दबाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, और वो आवाज़ दबाने वाला जो काम होता है वो एक तानाशाह का होता है। सिर्फ अजीत भारती ने ये बोला कि प्रमोद कृष्णम ऐसा बोल रहा है कि राहुल गांधी ऐसा कर देगा, और उसी पर ही उसके ऊपर भावनाएं आहत करके दंगे भड़कवाने वाली धाराएं लगा दी गई। जबकि राहुल गांधी के इस बयान के बाद में एक कंकर तक नहीं कहीं उछली है। मेरे ऊपर भी जो केस लगाया गया था वो मेरे बोलने के 14 महीने के बाद लगाया गया था, और 14 महीने तक कहीं कंकर नहीं उछली थी, लेकिन 295A 505 ये सारी धाराएं लगा दी गई थी, और आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा कि भैया अंकुर आर्य ने क्या बोला क्या नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा। 5 साल हो चुके हैं। आपने भी तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है का, आपने भी कोट किया था, एक किसी किताब का कोट किया था कि किताब में ये लिखा हुआ है। मैंने किताब को कोट किया था, और मैंने आज तक में एक मुस्लिम ही आता है जिसने इस बारे में जिक्र किया था अपने क्राइम तक प्रोग्राम में। मैंने उस व्यक्ति को कोट करते हुए बोला था, और मैं अपने समाज का एक आचार्य हूं, मैं एक दर्शन पढ़ करके आया हुआ दार्शनिक हूं, मैं एक विशारद हूं। इस कारण से मुझे अपने समाज को आगाह करना बनता है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैंने प्रण दिया हुआ है अपने गुरुओं को कि जहां से भी धार्मिक लोगों को मैं अधर्म में डूबने से बचा सकूं, मैं वहां तक जहां तक कोशिश कर सकूं वो मैं करूंगा, ये मेरा प्रण है। तो मैंने लोगों से कहा कि आप लोग जरा सच्चाई को जानिए कि वहां पर हो क्या रहा है, उसका इतिहास क्या है और वर्तमान क्या चल रहा है। इसी के कारण से मेरे ऊपर वो धाराएं लगा दी गई जिनका मुझसे कोई सरोकार तक नहीं था। और मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, मैं चाहूंगा कि आपको मैं भेजूंगा इस पुस्तक को, इसका लास्ट जो चैप्टर है
वो चैप्टर इसी विषय में है कि किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को हमेशा से टारगेट बनाया जाता रहा है। और ये जो आधा मोर्चा हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, जिसके ऊपर हम एक इशारा तलक नहीं कर सकते, ऐसे भी उंगली भी नहीं कर सकते, वो कैसे इसको धीरे धीरे अपने पाश में जकड़ रहा है। तो हम सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हमें शत्रु बोध करना है कि हमारे आसपास में हमारे नाम से ही, हमारे ही सरनेम से, हमारे ही कपड़ों में रहने वाला लोग जो हैं वो किस प्रकार से हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये एक पूरा का पूरा मानकर चलिए कि पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि भारत को सबसे पहले किस प्रकार समाप्त करना है। उसी पाश से बचने के लिए हमें इस प्रकार के जो नकली गांधी बने बैठे हैं, इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। और हम आपसे बस ये और पूछना चाहेंगे कि अब आगे आने वाले टाइम है, उसके अंदर अगर इसी प्रकार से जो मतलब किसी एक पार्टी के लिए टारगेट करे या नहीं करे, जैसे अजीत अंजुम है, यहाँ पर सीधे तौर के ऊपर पैसे लेकर और वीडियो बनाने का जो सीकर के अंदर था उसको तो सभी जानते थे, और इस प्रकार के और भी कई सारे मसले हो चुके हैं। तो ऐसे पत्रकारों को एलिमिनेट करना और इसको करने के लिए हमें उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे, और क्या कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आगे हो सकता है? जी जी जी, आपने तो किसान आंदोलन में स्पष्ट देखा था कि वो सेलेक्टेड लोग जो उसको बुलाते थे, उसी के घर पे जाकर के उन्हीं की बात सुनता था, जबकि उन बातों में कोई सिर पैर नहीं वो होता पूरा था। बस मैनेज होता है। राजस्थान में जब सीकर में आए थे तो जो मेरे खास लोग हैं उन्होंने अच्छी तरीके से बताया था, सब मैनेज होता है। वो एक यहाँ पे जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनके वो कुछ जो रीट वगैरह है उसके अंदर उनका नाम वगैरह आया था, तो वो उन्होंने जाकर प्रायोजित वे के अंदर उसी के कुछ लोगों को बुलाकर किया था। पूरा सीकर जानता है, और सीकर जानता है मतलब पूरा राजस्थान जानता है। और अजीत अंजुम को एक्सपोज वहां पे नहीं, राजस्थान में आकर एक्सपोज हुआ था। इस प्रकार के और भी कई सारे पत्रकार हैं। ऐसे तो बहुत सारे पत्रकार हैं। अभी अभिसार शर्मा जो न्यूज क्लिक है, उसको 30 करोड़ से ज्यादा चाइना से फंडिंग हुई है। वो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है? तो इसका एक ही तरीका है। एक, पहला, जनता को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, इन लोगों से जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं उससे बचना पड़ेगा। दूसरा कि ये स्टेट ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, स्टेट जब तक इसको अपने हाथ में नहीं लेगा कि इस प्रकार की जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले या जो स्पॉन्सर्ड काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर नकेल जब तक न कसी जाए और इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, तो ये जो फेक न्यूज़ हैं ये जनता के लिए, देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे भविष्य के लिए और पूरे विश्व के अंदर हमारी छवि के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर सरकार को बहुत रूल्स बना करके इस पर नकेल कसनी पड़ेगी और ब्रेन वॉश होते हमारे समाज को, हमारे युवाओं को खास तौर पर इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा और इन लोगों को उन्हीं की भाषा में सोशल मीडिया पर जाकर ही वहीं पर सबक भी सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो साफ है कि जिस प्रकार से आपका रोष जो है बढ़ता जा रहा है बीजेपी की तरफ, शायद कांग्रेस भी यही चाहती है कि जो निष्पक्ष हैं या जो बीजेपी के थोड़े बहुत फेवर के अंदर हैं, उनके अंदर बीजेपी के प्रति रोष बढ़े, क्योंकि बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही और कांग्रेस जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट कर रही है, जिसका खामियाजा इस वाले चुनाव में आपके अनुसार से पड़ा है और आगे वाले में पड़ सकता है अगर बीजेपी जागी नहीं, यानी केंद्र सरकार जागी नहीं, रूल्स बनाया नहीं गया, निष्पक्ष पत्रकारों को संभाला नहीं गया। धन्यवाद सर, आपने बहुत कीमती समय दिया। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।